इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों और बहनों, इस अंतराल के बाद फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, अब बातें करते हैं सामयिक कृषि चर्चा पर। और आज हमारा सामयिक कृषि चर्चा का विषय है हरी मिर्च लगाए लाभ पाए। किसान भाइयों और बहनों, हरी मिर्च लगाकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च की हमेशा मांग होती है और यह फसल कम लागत में ज्यादा मुनाफा देती है। आपने देखा ही होगा कि हरी मिर्च के भाव बाजार में अच्छे मिलते हैं। यह ऐसी फसल है जो कम समय में तैयार हो जाती है और इस फसल की खेती हम साल भर करके लाभ कमा सकते हैं। मिर्च में भी कई तरह की मिर्च होती है। कुछ मिर्च को अचार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, कुछ को मसाला बनाने के लिए। कई लोग तो खाने के साथ हरी मिर्च लेते ही हैं और हरी मिर्च स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह पाचन को सुधारती है, कोलेस्ट्रॉल घटाती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है और त्वचा के लिए भी अच्छी होती है। और इसकी खेती करने के लिए कृषि विभाग से तकनीकी मदद प्राप्त कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। किसान भाई और बहनों, अब बातें करते हैं हरी मिर्च की खेती कैसे करें। यह तो सभी जानते हैं कि किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेना है तो जमीन उपजाऊ होनी चाहिए। इसके लिए खेत में जैविक खाद डालना चाहिए, जिससे जमीन उपजाऊ बनती है और अच्छी फसल प्राप्त होती है। मिर्ची की खेती में सही जल निकासी का होना जरूरी है। खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। मिर्च की खेती करने से पहले नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं और इसके बाद 45 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी रोपाई करना चाहिए और नियमित सिंचाई करें। और हाँ किसान भाई और बहनों, अच्छे बीजों का उपचार करें और बीजों को उपचारित करके ही लगाएं। फसल की हमेशा देखभाल करें ताकि फसल पर कीटों का प्रकोप अगर दिखे तो उसका सही समय पर निदान कर सके। फसल को अच्छी धूप मिले ताकि फसल का सही विकास हो सके। किसान भाई और बहनों, इसके पहले बताया कि अच्छे बीजों का उपयोग करें। मिर्च के बीज के लिए सबसे प्रसिद्ध किस्म है पूसा ख्याति जैसे बीज का उपयोग करना चाहिए। बहनों, हम गमले में भी मिर्च उगा सकते हैं और हम हमेशा ताजी मिर्च प्राप्त कर सकते हैं। इस चर्चा के बाद अब सुनते हैं भेंटवार्ता। भेंटवार्ता में हमने चर्चा की है ग्राम छुरी की उन्नतशील महिला किसान भागीरथी इवने से मीठी तुलसी, जैविक खाद और नर्सरी पर चर्चा। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। श्रोताओं, भेंटवार्ता में आज हमारे साथ है ग्राम छुरी की उन्नतशील महिला किसान भागीरथी इवने। भागीरथी जी नमस्कार। नमस्ते दीदी, सभी को, आपको भी नमस्ते। मेरा नाम भागीरथी इवने है और मैं ग्राम छुरी की रहने वाली हूँ। जी भागीरथी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम किसानवाणी में। जी भागीरथी जी, खेती किसानी का काम कैसे चल रहा है? अभी तो ठीक ही चल रहा है दीदी, बढ़िया चल रहा है। भागीरथी जी, आपने अपने खेत में इस समय कौन कौन सी फसल लगा के रखी है? अभी इस समय में दीदी खाने के लिए सब्जियां हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे, और अनाज में गेहूं है और थोड़ा बहुत चना लगाए हैं। जी, तो आप सब्जियों की भी खेती करते हैं? हाँ दीदी, मैं बताना भूल गई, थोड़ी सी जगह में लगभग 3 डेसिमल में अभी मीठी तुलसी भी लगी हुई है
और बाकी जो है अनाज है तो वो हम व्यापारी को भी बेचते हैं। अच्छा, आपने मीठी तुलसी की बात की है, तो इसकी खेती कैसे की जाती है? दीदी इसकी खेती जैसे अपन सब्जी लगाते हैं वैसे ही सारे से लगाते हैं इसको भी, कि जैसे सारे निकालने पड़ते हैं, जैसे अपना आलू लगाते हैं ना, ये सारे निकालने पड़ते हैं लंबे लंबे, उसी प्रकार से सारे निकाल के और आलू की तरह ही लगाते हैं, लेकिन ये पौधा होता है और लगभग इसकी दूरी हमको 1-1 फीट की दूरी रखनी पड़ती है। जी, इसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? इसका उपयोग दीदी जब हमने लगाया था उस टाइम पे हमको बताए थे कि ये शुगर फ्री है, और अगर इसका जो पत्ते हैं इसको जैसे कटिंग करना पड़ता है, चने के पौधे जैसे ग्रोथ करता है ये, और इसकी हाइट ज्यादा नहीं होती है, इसकी कम से कम 2 फीट से कम ही रहता है, 1 से 1.5 फीट तक रहता है। और इसको हम अपना जो हसिया है काटने का, इसी से काट के और फिर उसको सुखा लेते हैं। इसमें फूल नहीं आने देते हैं, पत्ती पत्ती होती है, और इसको काट के सुखा के पत्तियां झड़ा लेते हैं, उसके बंडल फेंक दिए जाते हैं। अगर हाँ उसमें मान लो फूल आ गए तो क्या होगा? फूल आने पर पत्तियां जो हैं उनका आकार बिल्कुल छोटा छोटा हो जाता है, और फूल आ जाएंगे तो फिर वो हम उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा मीठापन पत्तियों में होता है। तो शुगर फ्री टेबलेट भी इसकी बनती है, ऐसा हमें समझाया गया था, लेकिन 10 किसानों ने लगाए थे, और इसका जो है व्यापारी को ज्यादा मात्रा में चाहिए था, हम लोग उतना दे नहीं पा रहे थे। फिर भी आप मीठी तुलसी की खेती कर ही रहे हैं? हाँ, बाकी किसानों ने हटा दिया है क्योंकि वो बेच नहीं पा रहे थे। से जिन संस्था ने हमें लगवाया था और कृषि विभाग ने भी सपोर्ट किया था उस टाइम पे, तो उनने बेचने के लिए भी थोड़ा सा बोले कि इसका प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि अपने लोकल क्षेत्र में इसके बारे में अभी किसी को पता नहीं है, तो आप पूरी तरीके से उसे मत हटाइए, अपन थोड़ा प्रयास करके देखते हैं। तो अभी उनके ही सहयोग से कहीं कहीं थोड़ा सेल कर पा रहे हैं, ज्यादा तो नहीं, पर फिर भी काफी, अभी 4-5 हजार रुपए का बेच दिए हमने। थोड़ी सी जगह में छोड़ी हूँ, मतलब 2-3 डेसिमल में होगा। कई लोगों को पता नहीं होता है कि मीठी तुलसी क्या है। जी, तो दीदी इसका जो है ना, हम चाय भी सुबह के टाइम पे डेली हम चाय पीते हैं, तो हम शक्कर की जगह हम मीठी तुलसी की जो पत्तियां हैं इसे डाल सकते हैं। दूध, अदरक और पानी ये सारा इकट्ठा भी हम उबालते हैं, तो दूध नहीं फटता है, बहुत अच्छे से चाय बन जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो जैसे हमारे घर के जो जिनको शुगर है, तो वो बिल्कुल भी मीठा खाना बिल्कुल भी उनको बंद होता है, तो हम आसानी से उनके लिए मीठी चीजें भी बना के उन्हें खिला सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका उपयोग हम कर सकते हैं दीदी। ये तो बहुत ही अच्छा आपने बताया। शुगर हो जाता है कई लोगों को, तो फिर वो मीठा खाना बंद हो जाता है, और फिर अगर उनको मीठा खाने की इच्छा हो तो इसका उपयोग करके वो अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। हाँ, पूरी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो शुगर फ्री टेबलेट आते हैं तो उनको महंगे दाम में खरीद के खाते हैं, तो जो अपने जैसे साधारण किसान है वो तो टेबलेट नहीं खरीद पाता है ना, तो कम दाम में अगर वही चीज मिल रही है तो उसका उपयोग सभी साधारण व्यक्ति कर सकता है। बिल्कुल, एक ऑप्शन है मीठा खाने का कि भाई शुगर है तो अगर मीठा खाना है तो इसका उपयोग कर सकते हैं। और फिर जैसे शुगर की बीमारी को रोकना है तो हम जिसको शुगर नहीं है वो भी अभी से अगर इसे इस्तेमाल करे और शक्कर बिल्कुल भी बंद कर दे, तो ये बीमारी होने के चांस ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही। भागीरथी जी, आप खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं? लाभ का धंधा बनाने के लिए दीदी अभी तो मैंने जैविक रूप से सब्जियां लगाना स्टार्ट की हूँ, और थोड़ा खाने के लिए अनाज भी, तो काफी उसमें फर्क दिख रहा है कि जैसे घर के बनाए हुआ गोबर खाद जो गला के डालते हैं, और बाकी और भी कुछ ट्रेनिंग हमने वहीं KVK में ली है, तो उसका उपयोग भी कर रहे हैं, तो काफी लाभ मिल रहा है। जैसे अपना नीम
की पत्तियां हैं, बेशरम की पत्तियां हैं, इनसे, और नीमास्त्र जो नीम से ही बनता है। जैसे मैं नीमास्त्र का बताऊंगी, जिसमें वो भुनभुनिया जो लगती है, बारीक कीड़े लगते हैं, तो उनको हटाने के लिए, नीमास्त्र बनाने के लिए हमको गौमूत्र लगेगा। जैसे हमको 10 लीटर नीमास्त्र बनाना है तो 1 लीटर गौमूत्र हो गया, और हमको उसमें गोबर चाहिए होगा 1 किलो के लगभग, और पानी 10 लीटर पानी, और 2.5 किलो नीम की जो पत्तियां हैं उनको हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे, और पीसने के बाद में गौमूत्र और पानी और गोबर ये घोल के और हम एक बर्तन में ढक के रख देंगे। तो उसको हम अगर 48 घंटे तक ढक के रखते हैं, और उस बीच में चलाना भी पड़ेगा। जैसे 48 घंटे के लिए रखेंगे तो हम रोज सुबह उठ के उसे चला देंगे, सुबह शाम चला देंगे, जी बार घुमा देंगे घड़ी की सुई की तरह, और उसके बाद में उसे छान कर और फिर हम खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो छोटे छोटे जो कीड़े हैं उनसे बचा जा सकता है। आपने जैविक खाद की बात कर रहे थे, तो जैविक खाद बनाना भी सीखा है आपने? हाँ जी, केचुआ खाद जो बनता है, तो मैंने नाडेप तो नहीं बनवाया, तो फिर बने बनाए जो बेड होते हैं वो ऑनलाइन मंगवा के, और उसमें फिर जैसे सूखा कचरा और गोबर जो ठंडा हो, जैसे 10, 15, 20 दिन पुराना गोबर सूखे कचरे के साथ परत बाई परत रखने के बाद में 10 दिन तक मैंने उसमें पानी छिड़कते रही, और उसके बाद केचुआ मंगाए थे हमने। ये केचुआ में हरा डाना जो घोरा डोंगरी में आता है, हरा डाना की दीदी ने हमें केचुए दिए थे, लेकिन काफी महंगे दिए थे, तो 2 किलो ही केचुए ला पाई मैं। और फिर उसके बाद मैंने डाला, तो धीरे धीरे फिर केचुए की संख्या बढ़ गई, तो मैं इसी तरीके से बढ़ाते रही बेडों को। तो अभी 5 बेड डाली हूँ मैंने। यदि घर से ले जाते हैं किसान, जिनको पता है उन लोग ले जाते हैं। मैं इसके साथ साथ में पौधे की नर्सरी भी चलाती हूँ, घर पे ही पौधा तैयार करके, तो नेट सेट बना हुआ है। जी, तो आपके पास अभी नर्सरी में कौन से पौधे हैं? जी, मेरे पास में अभी मिर्ची, टमाटर, बैगन और गोभी और अपना प्याज। जी, तो ये आपकी नर्सरी आप घर में ही तैयार करके फिर किसान भाइयों को देते हैं? जी, किसान भाइयों ने मेरा जो नंबर ले रखा है, तो उन्हें जरूरत पड़ती है तो पूछ लेते हैं, दीदी आपके पास पौधा भी उपलब्ध है? तो मैं बोलती हूँ ठीक, हाँ भैया अभी है, तो आ जाते हैं। और अगर छोटा रहता है तो बता देती हूँ कि अभी नहीं है, 8 दिन बाद आइए। तो फिर इस तरीके से किसान भाई आते हैं और लेकर जाते हैं। जी भागीरथी जी, आप तो बहुत ही उन्नतशील महिला किसान हैं, जो कि आप मीठी तुलसी की बात की आपने, और जैविक खाद बनाने की, साथ ही साथ नर्सरी भी तैयार करके आप किसान भाइयों और बहनों को पौधे उपलब्ध कराती है। तो इसकी ट्रेनिंग आपने कृषि विभाग से है या और किसी माध्यम से? जी, पहले शुरुआत में तो हमारे यहाँ पे समूह बनाने के लिए प्रधान संस्था आई थी, तो उन्होंने समूह बनाए। उसके बाद में थोड़ा ऐसा जरूरत लगा कि पौधे हम बाहर से मंगाते हैं, तो क्यों ना अपने ही गांव में अपन तैयार करके और दीदियों को उपलब्ध कराए। तो इस तरीके से प्रधान वालों ने थोड़ा सा हमें ट्रेनिंग भी दिया और थोड़ा समझाया कि इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो मैंने शुरुआत किया फिर करने का। जी, नर्सरी की बात करें तो, या फिर यह कोई भी फसल है, उसको बेचते समय कोई परेशानी आती है आपको? नहीं दीदी, बेचने में कोई परेशानी नहीं आती है। पौधे बेचने में तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जैसे व्यापारी को हम देते हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है कि पैसा समय पे मिल नहीं पाता है, और रेट का भी व्यापारी जो रेट बोलेगा वही, अगर पैसों की जरूरत है तो हमें देना ही पड़ता है। थोड़ा सा ये बेचने का, अनाज बेचने का दिक्कत आता है। तो क्या आप मंडी लेकर नहीं आते अपने फसल को? मंडी लाने की सुविधा नहीं है? मंडी लाने की सुविधा इसलिए नहीं दीदी, क्योंकि ज्यादा जमीन नहीं है, तो उतना
हो नहीं पाता है तो नहीं बेचते हैं। हाँ, थोड़ा अनाज है तो फिर वही व्यापारी को दे देते हैं। हाँ, जैसे अपने पास में 10 कुंटल है तो 10 कुंटल को लेकर कहाँ मंडी जाएंगे, इसलिए। आप तो हर तरह के काम कर रहे हैं, खेत सब्जी उगाने का काम करती है, खाद बनाती है, नर्सरी भी तैयार करके रखी है आपने जी। तो इतने सारे आप कामों को कैसे मैनेज करती हैं, कैसे समय निकाल पाती है इन कामों को करने के लिए? दीदी हमारे घर पे जैसे पापा है, मम्मी है, हूँ और मेरे हस्बैंड है, तो वे थोड़ा सहयोग करते रहते हैं हर चीज के लिए जी। उनके सहयोग से हो पाता है। सही बात है, घर का अगर सहयोग है तो हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। हाँ, सही है दीदी, परिवार का सहयोग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अब अपनी बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे? कई बहन पीछे हट जाती है, किसी भी काम को शुरू करके पीछे हट जाती है, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि भाई किसी भी काम को अगर हमने शुरू किया है, जैसे आपने पहले बताया कि आपने मीठी तुलसी की खेती शुरू की मगर कई किसान पीछे हट गए, आप नहीं हटे, आप अभी भी इस काम को जारी रखा है आपने, तो ऐसे ही किसी भी काम को जारी रखना है तो आप किस तरह से अपने इस काम को कर सकते हैं, तो अपनी किसान बहनों को बताएं। जी दीदी, कोई भी काम करने में परेशानी तो आती है। जैसे अब मैं ये पौधे का ही उदाहरण देती हूँ कि शुरुआत में ऐसा लग रहा था पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, थोड़ा सा तो हमको रिस्क लेना ही पड़ता है कि भाई चलो इस बार नहीं बिका तो अगली बार बिक जाएगा। इस तरीके से मैंने ये काम भी शुरू किया और मीठी तुलसी में भी इसी प्रकार से। तो मैं अपनी बहनों को यही बोलना चाहूंगी कि एक बार चलो हमारा नुकसान हो जाता है, सब्जी भाजी में भी अगर हम कभी टमाटर लगा दिए रेट गिर जाता है तो दीदियों को क्या लगता है नहीं ये तो टमाटर का रेट ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है। इस बार अगर हमारी किसान दीदियां सभी हमारे बैतूल क्षेत्र की दीदियां खाने के लिए अगर टमाटर लगा ली होती तो टमाटर का रेट इतना बढ़ता नहीं। तो कोई भी काम को बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि आगे भी ऐसा ही होगा, कभी ना कभी हमको सफलता मिलते ही रहती है, इसलिए कभी हिम्मत ना हारे और करते ही रहना चाहिए। जी, कोशिश करते रहेंगे तभी सफलता मिलेगी जी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी फसल बहुत अच्छी है और प्रकृति की मार पड़ जाती, तब भी तो हम खेती करना तो छोड़ते नहीं है। जी, नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने इतना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, नमस्कार। किसान भाई और बहनों, इस भेंट वार्ता के बाद सुनते हैं एक और लोकगीत। परो गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा, आहा रो मावा झंडा तिरंगा। परो गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा, आहा रो मावा झंडा तिरंगा। परो गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा, आहारो मावा झंडा तिरंगा। परो गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा, आहारो मावा झंडा तिरंगा। इद झंडा ते मूंद रंग है दो, इद झंडा ते मूंद रंग है दो, मूंदे ही रंग लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा, आहारो मावा झंडा तिरंगा। परो गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा, आहारो मावा झंडा तिरंगा। परो गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा, आहारो मावा झंडा तिरंगा। परो गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा, आहारो मावा झंडा तिरंगा। पर्रो केसरिया रंग है दो, पर्रो केसरिया
बलिदान का निशानी रो मावा झंडा तिरंगा आहा रो मावा झंडा तिरंगा गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा आहा रो मावा झंडा तिरंगा पर रो गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा आहा रो मावा झंडा तिरंगा गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा आहा रो मावा झंडा तिरंगा इद झंडा ते पांढरी रंग है दो इद झंडा ते पांढरी रंग है दो इथे शांतीचा प्रतीक रो मावा झंडा तिरंगा आहा रो मावा झंडा तिरंगा रो गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा आहा रो मावा झंडा तिरंगा रो गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा आहा रो मावा झंडा तिरंगा रो गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा आहा रो मावा झंडा तिरंगा परो गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा आहा रो मावा झंडा तिरंगा रो गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा आहा रो मावा झंडा तिरंगा इद झंडा ते नीलो रंग है दो इद झंडा ते नीलो रंग है दो इद हरियाली ता निशानी रो मावा झंडा तिरंगा आहा रो मावा झंडा तिरंगा रो गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा आहा रो मावा झंडा तिरंगा रो गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा आहा रो मावा झंडा तिरंगा रो गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा आहा रो मावा झंडा तिरंगा इद झंडा ते अशोक चक्र है दो इद झंडा ते अशोक चक्र है दो उंदिया न निशानी रो मावा झंडा तिरंगा आहा रो मावा झंडा तिरंगा रो गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा आहा रो मावा झंडा तिरंगा रो गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा आहा रो मावा झंडा तिरंगा रो गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा आहा रो मावा झंडा तिरंगा रो गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा आहा रो मावा झंडा तिरंगा रो गगन लहरे माता रो मावा झंडा तिरंगा। किसान भाइयों, अभी हम सुन रहे थे लोकगीत बसंत कौड़े और साथियों के स्वर में। अब बातें करते हैं श्रृंखला बातें खेती किसानी में। किसान भाइयों और बहनों, आज हम बातें करेंगे बल्लर या इसको सेम या लोबिया भी कहते हैं इस विषय पर। और हमारे यहाँ ज्यादातर लोग बल्लर के नाम से ही जानते हैं। किसान भाइयों, इस समय बाजार में हरी सब्जियां, कई तरह की सब्जियों से बाजार सजा हुआ दिखता है और बल्लर एक ऐसी सब्जी है जो सभी को बहुत पसंद होती है ना बहनों? और आपने देखा ही होगा कि बाजार में बल्लर के अच्छे दाम मिल रहे हैं। किसान भाइयों, बल्लर की फसल लगाकर अच्छा नगद मुनाफा कमा सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि इसकी खेती करने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। किसान भाइयों, हम बल्लर की खेती मेड़ों और खेत के किनारे पर कर सकते हैं। इससे बीच में लगी फसल की सुरक्षा भी हो जाती है और फसल खेत में जो लगी होती है उसमें कीड़ों का भी प्रकोप नहीं होता। ऐसा करके हम एक साथ 2 फसल लगाकर ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। किसान भाई और बहनों, मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें, खासकर जब फूल और फल लगने वाले हो। नाइट्रोजन युक्त जैविक खाद का या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें, जो पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी है।
बल्लर की बेला में कीटों का प्रकोप होता है, जैसे कि लाल मकड़ी। यदि बेला में लग जाती है तो इसमें कीटनाशक से इस पर छिड़काव करें। दवाई का छिड़काव करने से पहले फल्ली की तुड़ाई कर ले, इसके बाद दवाई का छिड़काव करें। जब भी दवाई का छिड़काव करें उसके बाद 1 हफ्ते बाद सब्जी तोड़े। किसी भी तरह की सब्जियों में हम दवाई का छिड़काव करते हैं तो 1 हफ्ते के बाद ही सब्जी को तोड़ना चाहिए। हम नीम की पत्तियों को उबालकर और नीम का तेल मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय ठंड अपने चरम पर है। इस मौसम में फफूंद का प्रकोप बढ़ने लगता है। फफूंद भी बेला में लग जाती है, जिससे हमें बचाना चाहिए। एक और बीमारी पाई जाती है, माहू। इस बीमारी को नियंत्रित करना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह फूलों पर अटैक कर देती है, जिससे फली की बढ़वार कम होती है और सही मात्रा में उत्पादन नहीं मिलता। किसान भाई और बहनों, बेला को फैलने के लिए मचान का सपोर्ट दें, या अपने देशी भाषा में हम ठूंगे या लकड़ी का सहारा भी देकर बेला को ऊपर की ओर चलाना चाहिए, ताकि फलियों की अच्छी बढ़वार हो सके। इसमें खरपतवार को समय समय पर हटाते रहे। कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकलता है कि सही देखभाल से हम अच्छा फायदा ले सकते हैं। और किसान भाइयों, इस चर्चा के बाद सुनते हैं एक और लोकगीत। हरि रोक लो रे जंगल कटाई इस लोकगीत के बाद अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मिलेंगे। आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, खुश रहे, इसी वादे के साथ दीजिए अनुमति आपकी बहन सरिता शेषकर को। जय राम जी की जय, जवान जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।